So students, my today's topic is supply. So actually what is the supply? आपको एक टॉपिक कराया था हमने, डिमांड. सो डिमांड का जस्ट अपोजिट सप्लाई होता है. तो अगर आपने डिमांड अच्छे से कर लिया है तो आपको सप्लाई भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. और बाई चांस अगर आपको डिमांड ठीक से नहीं हो पाया है तो आप सप्लाई अच्छे से पढ़ लो, फिर डिमांड भी आपको अच्छे से आ जाएगा. ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है. तो देखिए, supply refers to the quantity of a commodity offered for sale considering different possible prices at a point of time. So आप एक प्रोड्यूसर हैं और उस प्रोड्यूसर होने पर आप किस प्राइस पर कितनी गुड्स की सप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स कितनी गुड्स बेचना चाहते हो, वो सप्लाई होती है. जैसे सपोज करो एक फार्मर है, उस फार्मर ने 10 टन वीट का प्रोडक्शन किया. अब उस 10 टन वीट में से वो 8 टन मार्केट लेकर गया फॉर सेल और 2 टन उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिए. अपने खुद के खाने के लिए उसने 2 टन तो अपने पास रख लिए, भी पूरे साल उसको खाना है. 2 टन अपने पास रख लिया और 8 टन जो है वो मार्केट में बेचने के लिए ले गया. जबकि प्रोडक्शन तो 10 टन हुआ था. तो इसमें से सप्लाई कितनी हुई? तो सप्लाई विल बी कॉल्ड एज 8 टन. तो 8 टन जो है वो सप्लाई है. तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल वो सप्लाई होती है. तो आप जितना चाहे प्रोडक्शन कर दो, प्रोडक्शन अलग मैटर है, पर आपने बाजार में सेल कितना करने के लिए चाहते हो आप, वो सप्लाई होती है. सो देखिए, एक और डेफिनेशन है थॉमस की. ही सेज सप्लाई ऑफ गुड्स इज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम ऑन वेरियस प्राइसेस. अब नेचुरली आप अलग अलग प्राइस पर अलग सेल करना चाहेंगे, तो किस प्राइस पे कितनी सेल करना चाहते हो, वो होती है सप्लाई. अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल सप्लाई. क्या होती है? तो इंडिविजुअल सप्लाई है एक फर्म की सप्लाई, कि कोई एक प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है. सो इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट. अब जैसे एग्जांपल, इसमें एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है. तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन of various quantities of a commodity offered for sale corresponding to different possible prices. तो आप एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जब प्राइस 1 रुपया है तो क्वांटिटी वो एक सप्लाई करना चाहता है. प्राइस 2 होने पर 2 हो गया, 3 होने पे 3, 4 होने पे 4, 5 होने पे 5. सो एट मीन्स कि जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी राइज होती है. एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स. So if is done by a single firm, it is called as individual supply. अब अगर आप इसी के बेस पर एक कर्व बना देते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, तो वो बनेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. जैसे सपोज करो मैं इसी के बेस पर एक कर्व तैयार कर देता हूं. नीचे हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे प्राइस. सो ये हमने 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5. अब आप इस टेबल को देख के डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 1 पे 1 है, 1 पे 1 हो गया, 2 पर 2, 3 पे 3, 4 एंड 5. एक स्ट्रेट लाइन आपका अपवर्ड स्लोप जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो अगर एग्जाम में आए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व तो आप वो भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ next one is market supply and market supply curve. So look at this now. What is market supply? So market supply means जितने भी बाजार में मार्केट में आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना कितना सेल करना चाहते हैं, किस प्राइस पर. सो मार्केट सप्लाई रेफर्स टू अ कमोडिटी by all the firms in the market और सेलिंग दैट कमोडिटी इन द प्राइस. तो मान लीजिए मार्केट में 3 मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखिए. मार्केट में सपोज को 3 फर्म है.
फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर फर्म की सप्लाई सेम होगी, तो सप्लाई में बी डिफरेंट टू डिफरेंट फर्म्स। सो प्राइस वन है, इसका सप्लाई ये है, बी का सप्लाई और सी का सप्लाई, हम सबका सम कर देते हैं। तो मार्केट सप्लाई, ए सप्लाई, बी सप्लाई एंड सी सप्लाई, तीनों की मार्केट सप्लाई को ऐड करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। तो एक साथ रिप्रेजेंट करना ये कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसको अगर आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व। सो दिस इज द टॉपिक नाउ। Next one is look at the definition. So definition, as you can see, it is the two types, market sub individual supply and market supply. तो आप उसको represent कर देंगे graphic presentation से. This is called supply curve. Now the most important question of your concept is explain the factors affecting supply of a commodity. It means when supply increase और when supply decrease. अब सपोज करो आप प्रोड्यूसर हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं और आपका प्रोडक्शन मार्केट में आपके पास है, तो आप कब उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और कब डिक्रीज करेंगे, तो इसके क्या क्या कॉजेज और रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो नेचुरली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट गुड प्राइस और हाई प्राइस, अगर आपको प्राइस हाई मिलने की चांसेस हैं तो आप सप्लाई भी हाई करेंगे, और आपको पता है प्राइस लो मिलेगा तो आप सप्लाई भी लो करेंगे। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और जॉइंट सप्लाई। So if the price of substitute goods rise, then supply should accordingly increase and vice versa. So like price of cotton rises, then supply of cotton seeds should also increase. वही आप सप्लाई का प्राइस कॉटन की राइज करोगे तो अब नेचुरली ये ज्यादा प्रोडक्शन करने हैं तो अब सप्लाई कॉटन का भी राइज होगा। नंबर ऑफ फर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में उस गुड्स को बनाने वाली और प्रोड्यूस करने वाली फर्म कितनी है। तो इफ देयर द मोर फर्म, नेचुरली सप्लाई विल बी हायर एंड वाइस वर्सा। तो अगर मार्केट में फर्म अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। सो लुक, इफ नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इंप्लाइज इंक्रीज इन सप्लाई, एंड डिक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है, मींस एम क्या है। तो इफ अ फर्म wants to maximize profit, then more quantity of a commodity will be offered at a high price. On the other hand, if goal of the firm to maximize sale, then supply even increase even at the same price. तो आपका अगर प्राइस राइज करके सप्लाई करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है और आपको सेल राइज करनी है तो आप सेम प्राइस पे भी सप्लाई को राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, अगर आप मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं तो आपकी सप्लाई कैन बी इंक्रीज, और अभी भी आप बैकवर्ड और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपकी सप्लाई डिक्रीज रहेगी। नेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइस टू बी इंक्रीज, आपको लगता है कल चीज मार्केट में महंगी मिलने वाली है, तो आप आज सप्लाई, कल महंगी बिकेगी तो आज की सप्लाई कम कर दोगे। आप सोचोगे चलो मैं कल ही सेल करूंगा, और आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाले हैं तो आप उसकी आप आज ही सेल कर दोगे, तो आज सप्लाई बढ़ा दोगे। नेक्स्ट आपके पास चेंज इन एक्साइज टैक्स और मींस गवर्नमेंट टैक्सेस। तो बिल्कुल जनरल है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो आपकी सप्लाई डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने पे इंक्रीज होगा। So these are the factors that can affect the supply of a commodity. So most important question है ये, how supply of a commodity can be affected. Now after this there is one more question to be explained here, important question, that how change in price of other product affect the supply.
तो अगर रिलेटेड अदर प्रोडक्ट है उनसे सप्लाई कैसे चेंज होती है, वन मोर, तो राइज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट. सपोज इफ प्राइस राइज ऑफ द अदर प्रोडक्ट, देन when there is a rise in price of other product, production of these product become more profitable due to unchanged cost and comparison of the production of the given produce. तो अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एज ए प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी. तो क्या नतीजा निकला, कंक्लूजन है कि अगर प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट राइज होगा तो सप्लाई राइज होगी, और फॉल होने पर फॉल होगा, तो ये फॉल वाले पे फॉल हो जाएगा. ये हमारा पॉइंट है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. हाँ बेटे, जहां भी रुकता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो फॉर द फर्दर स्टडी के लिए. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई. So law of supply says that other things being equal, if price increases, supply will also increase, and price decrease, supply will also decrease. There is positive relationship between price and quantity supplied. So this is the law of supply. So law of supply indicates that when price rise, supply will also rise. When price falls, supply will also falls. So what are the assumptions of this? So look, the assumptions of law of supply. जो अभी हमने पॉइंट पढ़े थे वही हैं आपके लॉ ऑफ सप्लाई के पॉइंट. सो इसको आप एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो सपोज प्राइस, लेट्स से 1 2 3 4 5, सप्लाई लेट्स से 5 10 15 20 and 25. So this shows that when the price is increasing, supply is also increasing. Now on this basis you can draw a diagram for this, like this one. Quantity supplied 5 10 15 20 and 25. This is 1 2 3 4 and 5. Here price, so 1 पे 10, 1 price 10 5 quantity, 2 price 10 quantity, like this one. You have all these 5 points. So this is the supply curve showing positive relationship. This is called law of supply. So it means when price rise, supply will also rise. When price falls, supply will also falls. Now look at the some of the assumptions of this one. Most important assumptions. So when this will law apply? So this law will apply when there should not be change in price of factors of production. तो जिस चीज से गुड्स बन रही है, रॉ मटेरियल, लेबर, उनका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए. अगर उनका प्राइस चेंज होगा तो आपकी सप्लाई डिक्रीज हो सकती है इंक्रीज होने पर. देयर शुड नॉट बी चेंज इन टेक्निक. आपकी टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर आप टेक्निक को चेंज कर देंगे तो आपकी सप्लाई भी अफेक्ट होगी. गोल चेंज नहीं होना चाहिए फर्म का. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो चेंज नहीं होने चाहिए. और देयर शुड नॉट बी एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. आपका फ्यूचर में प्राइस चेंज होने का भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट टू बी लर्न फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई. So students, in my today's topic, I told you what is supply. There are the two types of supply, individual and market supply. Then I explained what are the factors affecting supply and what are the assumptions of law of supply. One more thing to be understand for this, that exceptions of law of supply means when does this law will not work. So law will not work when on agriculture production. So it means आपका लॉ कहता है प्राइस राइज होने पे सप्लाई राइज होता है. बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आपका कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस राइज होने से सप्लाई राइज ना हो.
बिकॉज आपका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ हो। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हुआ ड्यू टू एनी नेचुरल क्लैमिटीज, बरसात ज्यादा हो गई या कम हुई या कोई और फैक्टर हो गया, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई कम हो सकती है। नेक्स्ट, सोशल डिस्टिंक्शन। अगर आपकी कोई गुड समाज में दिखावे के लिए है तो उस केस में भी आपकी सप्लाई हाई प्राइस पे लो रहती है। एंड पेरिशेबल गुड्स, जो गुड्स जल्दी खराब हो जाती है, तो जल्दी खराब होने वाली गुड्स का केस में आप प्राइस कम करके भी ज्यादा सप्लाई करते हो। तो दीज आर दी exceptions of law of supply. So that's it for my today's class. Please revise all these concepts.